हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज से यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। सर्वप्रथम देखेंगे हिंदी भाषा के तत्व। फारसी भाषा किसने दिया था? ईरानियों ने। याद रखिएगा, फारसी भाषा जो थी वो ईरानियों ने दिया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद रखिएगा 21 फरवरी को मनाते हैं और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। तो ये जो पॉइंट हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन में। स्वर को याद रखिएगा, स्वर को अच भी कहते हैं। संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे स्वर नहीं आएगा, वहाँ पे अच लिख के आएगा। तो स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल भी कहते हैं। यदि बात की जाए वर्णमाला की, तो 2 शब्द वर्ण और माला के योग से ये मिलकर बनी होती है। और वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो याद रखिएगा वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अब यहाँ पे लिखित इकाई लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। और बोलने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है, इसलिए मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। वर्तमान के आधार पर वर्णों की कुल संख्या याद रखिएगा 52 + 1 अर्थात 53 हो गई है। पहले यहाँ पे वर्णों की कुल टोटल संख्या 52 थी, किंतु एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ जाने के कारण अब संख्या यहाँ पे 53 हो गई है। यदि एग्जाम में 53 नहीं आता तब आप यहाँ पे 52 लगा के आएंगे, और यदि 52 और 53 दोनों दिया हुआ है तब फिर आप 53 यहाँ पे लगा कर आएंगे, फिर 53 आपका सही होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उच्चारण के आधार पर यहाँ पे देखें तो याद रखिएगा 45 वर्ण होते हैं, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यहाँ इन्होंने 43 वर्णों को माना है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यदि कुल वर्णों की संख्या है तो 53 होगी, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या पूछे तो 43 होगी, और उच्चारण के आधार पर पूछे तो यहाँ पे 45 होगी। नेक्स्ट है स्वर। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और अर्थात इन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 13। आपको 11 कहीं कहीं मिलकर मिली होगी, किंतु 11 + 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 13 यहाँ पे इनकी संख्या रहती है। उच्चारण के आधार पर 10 रहती है। स्वरों का वर्गीकरण याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक या मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मौलिक या मूल स्वर के अंतर्गत जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और मूल स्वरों की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है? 4 होती है, जिनके अंतर्गत आ, ई, उ, ऋषि ये 4 आते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संधि स्वर। संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं, जैसे सजातीय स्वर। संधि स्वर को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जात के योग से हो सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, आ, ई, उ। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आ का निर्माण आ और आ से मिलकर हुआ है, अर्थात एक ही जात के ये दोनों हैं, इसलिए सजाती के अंतर्गत आएगा। ई का यहाँ पे निर्माण ई और ई से मिलकर हुआ है, अर्थात एक ही जात के हैं। उ का निर्माण उ और उ से मिलकर हुआ है, तो सजातीय स्वर के अंतर्गत 3 वर्ण आएंगे आपके, आ, ई और उ। नेक्स्ट है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में विभिन्न जात के योग से निर्मित होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त स्वर भी आपके 4 होते हैं और विजातीय स्वर भी 4 होते हैं। ए का निर्माण याद रखिएगा आ और ई से हुआ है। ए का निर्माण आ और ए से मिलकर हुआ है। ओ का निर्माण आ और उ से हुआ है, और औ का निर्माण आ, ओ से मिलकर हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त स्वर जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, और परीक्षा में ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि ए का निर्माण किससे होता है? तो आ और ई जब स्वर मिलता है तो ए का निर्माण होगा,
आय का निर्माण आ और ए के मिलने से होता है। इसी प्रकार से ओ का निर्माण आ ऊ से और औ का निर्माण आ और ओ से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर, तो याद रखिएगा 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत एक मात्रिक स्वर आते हैं, अर्थात उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ये होते हैं आ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर को याद रखिएगा गुरु भी कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके अंतर्गत आ ई उ ए ऐ ओ औ आते हैं, इनकी संख्या याद रखिएगा 7 होती है। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्वर, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उदाहरण हो गया ओम। ये जो 3 इस प्रकार से बनता है, ये यहाँ पे पुल्लिंग स्वर का यहाँ पे उदाहरण होता है। उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय यहाँ पे लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। पुल्लिंग स्वरों की संख्या 1 होती है, जो कि यहाँ पे ओम के इस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो 3 का आकार का होता है। जीभ या प्रत्यय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात की जाए तो उच्चारण में जीभ का आगे का भाग यहाँ पे कार्यरत होता है। इनकी संख्या 4 होती है, ई ए ऐ। इनकी याद रखने की ट्रिक आप याद रखिएगा, आ ई ए। आइए से आ से हो गया अग्र स्वर, ई से हो गया दोनों ई और ए से हो गया दोनों ए। तो अग्र स्वर आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य स्वर। उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है और मध्य स्वर के अंदर केवल एक आता है आ, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और पश्च स्वर होता है, उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत रहता है। अब यहाँ पे आपने अग्र स्वर याद कर लिए, मध्य स्वर याद कर लिए, तो जो बाकी यहाँ पे स्वर बचे वो सभी यहाँ पे पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आ उ ओ औ औ। तो यहाँ पे आप इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर इनको याद कर लीजिए, पश्च स्वर अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है उच्चारण ओष्ठ आधार पर। आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी पर ओष्ठ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्तमुखी ये नहीं होते हैं, अर्थात आ ई ए ऐ ये जो होते हैं आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। और वृत्तमुखी बोलते समय होंठ गोलाकार हो जाए, जैसे उ ओ औ और आ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, याद रखिएगा उ ओ औ। वृत्तमुखी बोलते समय होंठ गोलाकार हो जाते हैं। मुख खुलने या मुख विवरक के आधार पर इनकी संख्या 4 होती है, समृत स्वर, अर्ध समृत, विवरत और अर्ध विवरत। समृत स्वर के अंतर्गत मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ। इसकी ट्रिक होती है स उई से आप याद रख सकते हैं, स से समृत और यहाँ पे उई से उ और ई से ई। अर्ध समृत मुख समृत की अपेक्षा थोड़ा खुलता है, इसके अंतर्गत ए ओ औ आते हैं। विवृत स्वर मुख अधिक खुलता है, इसके अंतर्गत आ आएगा। और अर्ध विवृत स्वर विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, इसके अंतर्गत आ ए औ ये आते हैं। तो ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट स्वर। याद रखिएगा अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा याद रखिएगा अर्ध स्वर होते हैं। प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत आ ई उ आते हैं। कंठ स्वर के अंतर्गत आ आते हैं। तालब्य स्वर के अंतर्गत ई आएंगे। मूर्धन स्वर के अंतर्गत ऋषि आते हैं। ओष्ठ स्वर में उ आते हैं। कंठोष्ठ में याद रखिएगा ओ औ आते हैं। कंठ तालब में ए ऐ। उदासीन या केंद्रीय स्वर के अंतर्गत आ। और अभ्रंश में स्वर 8 होते हैं, जो आपके ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे स्वर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन को हल भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से लेकर किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए यहाँ पे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यंजन को यदि स्वर रहित लिखना है, जैसे हमने इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पे स्वर जो है इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, किंतु यदि इसी को हम इस प्रकार से का के नीचे ये हलंत लिख दें तो यहाँ पे स्वर रहित हो गया, अर्थात हलंत लगाने पर यहाँ पे स्वर नहीं रहता है। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है वहां पे स्पर्श व्यंजन हो गया। इसकी संख्या 25 होती है। उच्चारण स्थान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ व्यंजन के अंतर्गत जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को छूता है।
कंठ व्यंजन के अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कंठ से जिनका उच्चारण होता है वो होते हैं का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा अंग आते हैं। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन, जीभ का मध्य भाग ताल को स्पर्श करता है, इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा ई आते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन व्यंजन, उच्चारण मूर्धा अर्थात मुख से होता है, इसके अंतर्गत टा वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, ना आता है। नेक्स्ट है दंत व्यंजन, दंत व्यंजन के अंतर्गत ता वर्ग के अंतर्गत जितने व्यंजन होते हैं वो आते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत पा वर्ग के सभी यहाँ पे व्यंजन आते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। तो आपको ये याद रखना है, इसकी जो ट्रिक होती है वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये होती है केटीएम 2। आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी केटीएम 2। के से हो गया कंठ, टी से ताल और म से यहाँ पे मूर्धन, द से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। तो ये जो क्रम होता है ये बिल्कुल क्रम आप याद रख सकते हैं केटीएम 2 से, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो बिल्कुल यहाँ पे क्रम से होता है का के बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये वर्णमाला जो होती है इसी प्रकार चलती है, तो ये क्रम से आप इनको याद रख सकते हैं। 25 ये जितने आपके यहाँ पे व्यंजन होते हैं इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नासिक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक वर्ण होता है, जैसे अंगा, इया, ना, मा। नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण, इनकी संख्या 16 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि ये नासिक वर्ण हटा दिए जाएं तो सभी स्पर्शी वर्ण यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्था व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, याद रखिएगा या, वा, रा, ला, ये अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या और वा जो होते हैं इनको हम अर्धस्वर मानते हैं, याद रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो या का उच्चारण स्थान तालव्य, रा का स्थान मूर्धन, ला का दंत से, वा का दंतोष्ठ से। इन चारों को उच्चारण स्थान याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं सा, 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 हा। उच्चारण की दृष्टि से देखें, सा का तालव्य, शा का मूर्धन, सा का दंत और हा का कंठ। यहाँ पे आपको ये याद रखना है उष्म व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़कर कांपती है, जैसे रा। लुंठित व्यंजन होती है रा, आपको ये याद रखना है। पार्श्विक एवं काकल व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला आता है और काकल वर्ण के अंतर्गत हा आता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है क्योंकि परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट परीक्षा में आएगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे ला याद रखना है। काकल वर्ण के अंतर्गत हा आता है और लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रा आता है, और बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वीडियो रोककर इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, आपको बता दिया गया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 2 वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। छा बना होता है का और सा से, त्रा बना होता है ता प्लस रा से, और याद रखिएगा इनके नीचे हलंत ये लगा होता है, तो हलंत को विशेष आपको याद रखना है। ज्ञा बना होता है जा प्लस इया से, और स्रा बना होता है सा प्लस रा से। उच्चिप्त द्विगुण या ताड़जान व्यंजन क्या होते हैं, उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे करती है, ये 2 होते हैं अंगा और ढा। ये याद रखिएगा, इनका प्रयोग आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। साथ में आपको याद रखना है कि द्वित व्यंजन क्या होते हैं, द्वित व्यंजन जैसे कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, अर्थात 2 व्यंजन एक साथ आ जाएं, जैसे बिल्ली में ये 2 ला आ गए तो ये क्या हो गया, द्वित व्यंजन हो गया। अड्डा में देखिए डा 2 बार आ गया, कबड्डी में 2 बार डा आ गया, तो ये द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे द्वित व्यंजन के और यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे धक्का में का और का आ गया, अड्डा में ये देखिए 2 डा आ गए लगातार, कुत्ता में ये ता आ गए, दिल्ली में ला आ गए, बिल्ली में ला आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं जब 2 यहाँ पे व्यंजन एक साथ आते हैं और इनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, अर्थात कोई भी दूसरा यहाँ पे अक्षर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पत्ता में ये देखिए 2 लगातार ये ता आ गए, तो ये क्या हो गया, द्वित व्यंजन का उदाहरण हो गया। तो द्वित व्यंजन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अयोगवाह व आगत व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण आयोग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, असंगत व्यंजन इन्हें कहा जाता है। अयोगवाहक होते हैं अंक और आ, अंक में अनुस्वार इनको बोलते हैं,
और ये जो आ होता है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। किसी भी वर्ण के बाद इस प्रकार से यहाँ पे 2 बिंदी लगा देते हैं तो यहाँ पे अयोगवाग हो जाए, विसर्ग इससे बोलते हैं। आगत व्यंजन के अंतर्गत याद रखिएगा अरबी फारसी शब्दों में ये प्रयोग होता है। ज और फा जो होते हैं ये आपके आगत व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है बालाघात या इसे सुराघात कहते हैं। याद रखिएगा शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात कहा जाता है। कविता या भाषण में प्रभाव डालने हेतु तो किसी भी शब्द में हम जोर लगाकर बोलते हैं तो वो बालाघात कहलाता है। नेक्स्ट है अनुतान। भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव होता है वो अनुतान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 खड़ी। 12 खड़ी क्या होते हैं? व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुसार और विसर्ग के साथ लिखना, ये 12 खड़ी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केकय, कोकव, कंका, ये इनकी संख्या 12 होती है एक में। इसी प्रकार से का के बाद यहाँ पे खा का चलेगा, फिर गा का चलेगा, इसी प्रकार सबका चलता है तो ये 12 खड़ी होता है। बिना खड़ी पाई वाले याद रखिएगा 7 अक्षर होते हैं, 7 व्यंजन हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। और खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त रूप से जो बोले जाते हैं जैसे श्लोक, ख्याति, लग्न, कच्चा, ध्वनि, प्यास, यहाँ पे ये शब्द द्वित कहलाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। जैसे घोष या सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो केवल नाद द्वारा, इनका जो घोष या सघोष की ट्रिक याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन कौन से याद रखिएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं ये सभी क्या होते हैं? घोष के अंतर्गत आएंगे। साथ में सभी स्वर, द्विगुण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और हा, ये सभी घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे का वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आपके ये हो गए। चा वर्ग के अंतर्गत ये हो गए। टा वर्ग के अंतर्गत तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आपके ये हो गए। इनके साथ सभी स्वर जितने होते हैं द्विगुण व्यंजन हो गए, अंतःस्थ ये और हा, ये याद रखिएगा घोष या सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उस व्यंजन सा, सा, हा, ये 3, ये सभी क्या आते हैं? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन वर्णों को आपको याद रखना है, कौन से घोष में आते हैं, कौन से सघोष में आते हैं। नेक्स्ट है अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है और प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ अर्थात यारा, लावा और सभी स्वर और अंगा, ये सभी क्या होते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे का, गा, चा, चा, टाडा, तादा, पामा, ये सभी क्या होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन। इनसे परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं तो इनको याद रखिएगा। महाप्राण व्यंजन याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का समवर्ण अर्थात दूसरा, चौथा और उस व्यंजन आपके चारों सा, 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 हा और डा, ये आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। साथ में दृढ़ व्यंजन के अंतर्गत टा, भा, डा, डा आते हैं। शिथिल व्यंजन के अंतर्गत का, ना, मा या रला आते हैं और मध्यम व्यंजन के अंतर्गत चा, बासा ये आते हैं। या इसी के साथ ये जो हमारी आज की क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। और एक बार इनको आप देख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आप कितनी हो गई है? 53। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? याद रखिएगा 13। यदि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या केवल पूछे तो आपकी 11 रहेगी, किंतु कुल यदि लगा हो, कुल ये आपको याद रखना है, कुल लगा हो तो इनकी संख्या 13 होगी और केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपकी 11 होगी। कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा 40 होगी और समानता या मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 होगी। याद रखिएगा शब्दों का खेल होता है, ये शब्द आपके पकड़ में से छूट गए तो आपका ये प्रश्न होता है गलत हो जाएगा। इसलिए कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13, केवल स्वरों की संख्या पूछे तो 11। इसी प्रकार से कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 40 और समानता या मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33। ये आपका आज का टॉपिक जो वर्णमाला है यहाँ पे समाप्त होता है। सभी जो पॉइंट हैं आपके एक एक करके बता दिए गए हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आपको सिर्फ इनको याद करना है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यूपी टेट की आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।